क्या कभी आपने सोचा है कि जो ड्रग हमारी बॉडी में गया उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हे गाइस, मेड एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना वरना टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो अब पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बॉडी में ड्रग का केमिकल ऑल्टरेशन। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता कहाँ है? साइट क्या है? ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट है लिवर। लिवर के अलावा और भी जगह ड्रग के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है, जैसे किडनी में, इंटेस्टाइन में, लंग्स एंड प्लाज्मा। ड्रग्स के बायो ट्रांसफॉर्मेशन से 3 बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहला है इनएक्टिवेशन, दूसरा पॉइंट है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। पहला है इनएक्टिवेशन। ड्रग और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट को इनएक्टिव कर देना या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, यह है इनएक्टिवेशन। एग्जाम्पल देखो, पैरासिटामोल, लीडोकेन, क्लोरामफेनिकॉल। इनके केस में इनएक्टिवेशन होता है। ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऑल्टरनेटिव मेथड प्रोवाइड करता है ताकि ड्रग का एक्शन खत्म हो और वो एक्सक्रीट आउट हो पाए। मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीशन होगा ड्रग्स का, वही बताया है। नेक्स्ट क्या है? एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। बहुत सारे ड्रग्स पार्शियली एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं और एक सम टोटल इफेक्ट देते हैं जो पेरेंट ड्रग के इफेक्ट के बराबर होता है। तो इस पॉइंट में यही है। इसके बाद आता है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। अब इस बात को समझने के लिए समझो कि प्रो ड्रग क्या होता है। प्रो ड्रग का मतलब क्या है? वो ड्रग्स जो बेसिकली इनएक्टिव होती हैं और कन्वर्जन की ज़रूरत होती है जब, तब ये प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर एक्टिव हो जाती हैं। अभी तक हमने जो इनएक्टिवेशन में पढ़ा था उसमें एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया था। प्रो ड्रग में ड्रग खुद ही इनएक्टिव फॉर्म में है और जब ज़रूरत है तब इसको कन्वर्ट करके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं। सो बेसिकली प्रो ड्रग्स इनएक्टिवेटेड ड्रग है जो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है जब रिक्वायरमेंट हो। प्रो ड्रग्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं और इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। इनमें साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए दे आर प्रेफर्ड। प्रो ड्रग्स में कुछ एग्जाम्पल देख लो। लिवोडोपा। लिवोडोपा में बेसिकली ये एक प्रो ड्रग है। इसके एक्टिव फॉर्म क्या है? डोपामीन। दूसरा एग्जाम्पल एल्फा मिथाइल डोपा का ले लो। एल्फा मिथाइल डोपा प्रो ड्रग है। और अगर हम इसके एक्टिव फॉर्म की बात करें, एल्फा मिथाइल नॉर एपिनेफ्रीन। एक एग्जाम्पल और देती हूं, बैक एम्पिसिलिन। ये प्रो ड्रग है और इसकी एक्टिव फॉर्म एम्पिसिलिन है। सो गाइज, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली फार्माकोलॉजी में आप कभी भी कोई भी कंसेप्ट बताते हो तो आपको एग्जाम्पल्स मेंशन करना होता है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख कर रखना अपने पास नोट्स में। फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस, ये 2 फेजेस हैं मेटाबॉलिज्म के, या ये कह सकते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फेज 1 रिएक्शंस एंड फेज 2 रिएक्शंस। अब देखो, फेज 1 और फेज 2 के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। फेज 1 रिएक्शन को नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फेज 2 रिएक्शंस के भी नाम है। सबसे फेमस नाम है फेज 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन। सिंथेटिक भी होते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं फेज 2 रिएक्शंस को।
और कॉन्जुगेशन भी। अब दोस्तों कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि आज हम भरने वाले हैं बहुत सारे पन्ने। तो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले फेज 1 रिएक्शन बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि ड्रग ब्रेक होता है और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब तुम बोलोगे कि तुमने फिर जो प्रोड्रग पढ़ाया था वो क्या था? थम जाओ, बता रही हूँ, वही पॉइंट पे आ रही हूँ मैं। प्रोड्रग यहाँ पे एक्सेप्शन है। प्रोड्रग्स एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं फेज 1 रिएक्शन में, तो प्रोड्रग्स एक्सेप्शन है। अब आगे सुनो। अब क्या होता है, ड्रग इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं प्रोड्रग की बात नहीं कर रही, बाकी ड्रग्स की। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा जैसे OH, COOH ग्रुप, CHO ग्रुप, NH2, SH, ये सब ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल बताए मैंने। ये ड्रग के साथ ऐड होंगे। तो ये फेज 1 की कहानी है। अगर इतना समझ आ गया तो अब फेज 1 इज फॉलोड बाय फेज 2। अब आगे फेज 2 में क्या है वो देखते हैं। फेज 2 जिसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, मैं बता चुकी हूं। अब इसमें होता क्या है, ड्रग्स में फंक्शनल ग्रुप लगा है तो अब वो डायरेक्टली कॉन्जुगेट होते हैं। इसका मतलब है फेज 1 के बाद फेज 2 आता है, तो अब जो होगा बेसिकली आयोनाइज्ड ड्रग बनेगा, वाटर सोल्यूबल बनेगा। क्यों बना रहे हैं वाटर सोल्यूबल, क्या रीजन है? फेज 1 में भी वाटर सोल्यूबल है पर बहुत बहुत कम है। फेज 2 में वो अच्छे से वाटर सोल्यूबल बना। इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, एक्सक्रीशन। एग्जैक्टली, अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छा है। अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल हो जाएगी तो उसका एक्सक्रीशन बहुत इजी हो जाएगा। एक्सक्रीशन में मैं ये चीज डिस्कस करूंगी। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग फटाफट से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से। तो मैंने फाइनली तुम लोगों को फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस का मतलब समझा दिया और इनमें क्या क्या हो रहा है वो भी बता दिया। अब एक काम करो, एक पेपर निकालो, उसमें बीच में एक लाइन खींचो और दोनों साइड, दो साइड बन गई। अब फेज 1 लिखो एक साइड, दूसरी साइड फेज 2 लिखो, और इन दोनों में जो जो डिफरेंसेस निकाल सकते हो और अभी तक जो बताया उसको अपने लैंग्वेज में एक बार लिखो। आलस मत करो, लिख लो। अब आते हैं फेज 1 में। एक और पॉइंट बताती हूं। देखो, एक लिस्ट दे रही हूं मैं, इसको याद रखना है क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। दोनों फेज में बताऊंगी। पहले फेज 1 में देखो क्या क्या रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, एलिफैटिक, एरोमेटिक और लास्ट डीएमिनेशन रिएक्शंस। इतना समझ आया? ये सब रिएक्शन ऐसे ही लर्न करने हैं। देखो, अब डर के भागने की जरूरत नहीं है, भाग के मत जाना। हाँ, क्या हुआ? सोच रहे हो कि याद कैसे होगा? अच्छा, मैं एक मेमोनिक देती हूँ। देखो, मेमोनिक कुछ इस तरह से है। ऑनलाइन रीडिंग क्लासेस हैव एडेड अ लॉट डिटेल्स। अब मेमोनिक पसंद आया नहीं आया देख लेना, अपना खुद का भी बना सकते हो। मैंने तुम लोगों के लिए ये निकाला है, बता देती हूँ कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के ओ को ऑनलाइन बोला है, रिडक्शन के आर से रीडिंग याद रख लेना, साइक्लाइजेशन के लिए सी मतलब क्लासेस। फिर देखो अगला क्या है, हाइड्रोलाइसिस, तो एच से मैंने बनाया हैव। एलिफैटिक के लिए ए एडेड, और देखो एरोमेटिक के ए से अ लॉट याद रखना। एंड में डी एमिनेशन है, इसके लिए डी से डिटेल्स बनाया। ऐसे करके याद रखना। आई थिंक तुमको ट्रिक समझ आ गई होगी। मोटा मोटा तौर पर हमने इनिशियल उसके लेटर्स को उठाया है और उसके बाद एक मेमोनिक बनाया है। ठीक है, इस मेमोनिक से फेज 1 के रिएक्शंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ। प्लीज इसे नोट कर लो कहीं एक जगह पे, ताकि तुम्हें रिवीजन करने में आसानी हो। अब अगर इतना समझ आ गया तो फेज 2 के लिए भी तुम बना ही लोगे। देखो फेज 2 के रिएक्शंस क्या क्या हैं। अब देखो, फेज 2 का मेमोनिक है, इसके लिए भी मेमोनिक बनाया है मैंने।
G3 एम्स, मतलब कि 3 बार GAMS, इतना याद रखना है। क्या क्या है? 3 G कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? ग्लूकुरोनिडेशन, दूसरा है ग्लाइसिनेशन, तीसरा ग्लूटाथायोनेशन। ग्लूटाथायोनेशन, ये 3 G हो गए। अब A से एसिटाइलेशन याद रखना है। M से क्या याद करोगे? मिथाइलेशन। और S से सल्फेशन। सो बेसिकली मिमोनिक क्या है? G3AMS। फिर से इनिशियल लिए हैं, जैसे पहले फेज 1 के लिए पढ़ा था वैसे ही फेज 2 के लिए बताया, इनको नोट करना। फ्रेंड्स, ड्रग के मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। हर जगह हम एंजाइम की इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, यहाँ कैसे भूल सकते हैं फिर। अब कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में? देखो, माइक्रोसोम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं। और इसके बाहर, मतलब कि सेल के माइक्रोसोम के बाहर जो जो एंजाइम है वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं। इतना समझ आया? मतलब माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्राइमरीली कहाँ होंगे? लिवर में, किडनी, इंटेस्टिनल म्यूकोसा में, लंग्स में। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स बेसिकली साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे हेपेटिक सेल के, एज वेल एज इन अदर टिश्यूज इंक्लूडिंग प्लाज्मा। अब देखो, मैंने ये एंजाइम्स की कहानी क्यों बताई तुमको? क्योंकि मुझे बताना था कि फेज 1 और फेज 2 में कैसे कैसे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। बेसिकली हमारा मुद्दा यही है। फेज 1 रिएक्शंस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जिसको तुमने किताबों में देखा होगा CYP450 लिखते हैं। ठीक। बेसिकली ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, फेज 1 में इन्वॉल्व होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेज 1 में ऑक्सीडेशन मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। समझ आया? अगर हम फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 में नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेप्शन है ग्लूकोरोनिडेशन। इसमें क्या है? ये सबसे कॉमन रिएक्शन है फेज 2 का, और इसमें माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। रेस्ट जितने भी रिएक्शन है फेज 2 के, उन सब में नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इतना समझ आया? अब देखो, CYP450 एंजाइम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली साइटोक्रोम P450, इसके बहुत सारे आइसो एंजाइम्स होते हैं, मतलब 100 से भी ज़्यादा हैं, 100 से भी ज़्यादा आइसो एंजाइम्स होते हैं CYP450 के। अब देखो, CYP आइसो एंजाइम्स ह्यूमन में ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम लोगों को समझ आ रहा है ये CYP450 ये क्या क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? थोड़ा सा बता देती हूँ। एग्जाम्पल देखो, CYP1A2, इसमें 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली। A रिप्रेजेंट कर रहा है सब फैमिली को, और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीन। ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, कहीं तुम्हें पता ही ना हो कि है क्या। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ताकि जब टेबल वगैरह कहीं पे पढ़ो तो क्लियर हो। बुक्स में देख लेना। देखो, एग्जाम्पल देखते हैं आगे। CYP1A2 एंजाइम है, ये क्या करेगा? कौन कौन से ड्रग को मेटाबोलाइज करता है? तमोक्सिफेन, टैक्रीन, थियोफाइलिन, इनको करता है। फिर आता है CYP2B6, इसके लिए याद करना साइक्लोफॉस्फामाइड एंड मिथाडोन। इन ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में ये एंजाइम इन्वॉल्व है। फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, CYP2C9, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनेटोइन और वारफरिन, इनके मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व है। आप भी ऐसे ही टेबल बनाकर रख लेना इस टॉपिक में। इस स्लाइड में ये जो टेबल दिख रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए।
क्वेश्चन टाइम। अब गाइस क्वेश्चन की बारी आती है जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, अगर आपको आता है तो देना। मोस्ट कॉमन एंजाइम इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या लगता है कौन सा एंजाइम होगा सबसे कॉमन जो ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है? बताओ। आंसर है CYP3A4। एक्चुअली ये 50% या उससे भी ज़्यादा ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल दे सकती हूँ स्टेटिन का, एस्ट्रोजन का, एमायोडेरॉन का, इराइथ्रोमाइसिन का। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। CYP3A4 के बारे में ये पॉइंट याद रखना। इसमें से एस्ट्रोजन वाला पॉइंट रेड पेन से हाईलाइट करके रखना इंपॉर्टेंट। माइक्रोसोमल एंजाइम्स में दो बातें हो सकती हैं। पहला है माइक्रोसोमल एंजाइम्स का इंडक्शन और दूसरा है इनहिबिशन। क्या मतलब है इन टर्म्स का? देखो, इंडक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उसका काम और ज़्यादा होगा तो प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा क्योंकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। माइक्रोसोमल एंजाइम्स के इंडक्शन से, इंड्यूस होने से ड्रग मेटाबोलाइज होगा और प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है। ड्रग के मेटाबॉलिज्म में कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है? माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अगर इनको इंड्यूस करेंगे तो ड्रग फेलियर होगा। कौन सा फिनोमिना एसोसिएटेड है विद माइक्रोसोमल एंजाइम्स के इंडक्शन से? कौन सा? ड्रग फेलियर। एग्जाम्पल देखो, जैसे फिनेटोइन है, प्रिमिडोन है, कार्बामाजिपिन है, रिफेम्पिसिन है, इन सब में। दूसरी तरफ अगर हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इनहिबिट करें, यानी माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन देखें, तो क्या होगा? अगर एंजाइम इनहिबिट हो गया, ड्रग टॉक्सिसिटी होगी। प्लीज माइंड, अब जो फिनोमिना इसके साथ एसोसिएटेड है ड्रग इनहिबिशन के साथ, क्या है? ड्रग टॉक्सिसिटी। क्यों? रीजन सोचने की कोशिश करो। अगर तुमको समझ आ रहा है तो देखो, ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाएगी। ड्रग का मेटाबॉलिज्म अब कम हो रहा है क्योंकि जो एंजाइम्स हैं उनको हमने इनहिबिट करना शुरू कर दिया, तो मेटाबॉलिज्म गिर गया। जब मेटाबोलाइज कम होगा ड्रग, तो वो प्लाज्मा में जो उसकी कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगी, बढ़ेगी, तो ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है इराइथ्रोमाइसिन, क्विनिडीन, आइसोनाइजिड, और वेल्प्रोएट का एग्जाम्पल है, कीटोकोनाजोल है। तो इन सब केसेस में ड्रग की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो ये दो पॉइंट थे। पहला था माइक्रोसोमल एंजाइम का इंडक्शन, जिसमें मैंने कहा ड्रग फेलियर होता है। दूसरा हमने देखा माइक्रोसोमल एंजाइम्स का इनहिबिशन, जिसमें ड्रग टॉक्सिसिटी होती है, ड्रग टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। ये कंसेप्ट समझते हैं। देखो, जब हम ड्रग लेते हैं तो वो पूरी की पूरी ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो नहीं पहुंचती। मतलब अगर आईवी रूट से दें तब बायो अवेलेबिलिटी 100% है, लेकिन अगर ओरली दें या दूसरे रूट से दे रहे हैं तो क्या होगा, ये सोचेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ये टर्म एक्सप्लेन किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके लिए, याद से देख लेना। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। अब कंसेप्ट समझो। ड्रग मान लो ओरली दी, अब पूरी ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है, लेकिन वो पूरी की पूरी तो जा नहीं पाएगी। तो होता कुछ ऐसा है कि गट और लिवर में ड्रग का प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है। कहां पर होता है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म? गट, लिवर। अब देखो, गट में जाकर ये ड्रग है, दिया हमने, ड्रग दिया, माउथ से लिया। डायग्राम में देखो, डायग्राम से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ ये मुंह में ड्रग गई, उसके बाद पूरा जीआईटी ट्रैक है, ल्यूमेन दिख रहा है जीआईटी का। अब क्या होगा, ये ड्रग एब्जॉर्ब होगी जीआईटी में,
फिर हिपैटिक पोर्टल वेन, छोटे छोटे नेटवर्क कैपिलरीज से मेन कहाँ पर, हिपैटिक पोर्टल वेन से ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है वो लिवर में जाएगा। लिवर के बाद फिर फाइनली जो ड्रग है वो जनरल या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। आपको दिख रहा है लिवर से कहाँ जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर जो भी इसका टारगेट ऑफ एक्शन है जिसलिए भी ड्रग दी है वो परफॉर्म होगा, शो होगा। इफेक्ट्स की बात अभी नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये था पूरा का पूरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की एक्सटेंट डिफर करती है, मतलब डिफरेंट ड्रग्स में अलग अलग मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि आईवी रूट से ड्रग्स दें, प्रेफर करते हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ताकि पास ऑन हो जाए, उसको ओवररूल करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो आईवी रूट एक्सेप्शनल केस में याद रखेंगे, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी 100% है, इसीलिए है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। गाइज दिस इज ऑल अबाउट ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देखो और देर मत करो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। खुश रहो, हंसते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।